डेटा ट्रैफिक, चाहे वो फेसबुक हो, फोन कॉल, नेटफ्लिक्स या फिर ईमेल्स, सब कुछ सबमरीन केबल्स के जरिए ही मुमकिन होता है। लेकिन शायद ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं, समुद्रों को पार करती सबमरीन केबल्स कुछ अलग सी दिखने वाली इमारतों तक पहुंचती है। अगर ये जगह ना होती तो आपको जरूर लगता कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा। ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये क्या है। उनके लिए ये इंडस्ट्रियल एरिया की एक आम बिल्डिंग है। The Little House of Big Internet. West Jutland, Denmark. मेरा नाम केल्ड सोरेंसन है। मैं मरीन मेंटेनेंस मैनेजर हूँ। डेनिश स्ट्रेट्स, नॉर्थ सी और अटलांटिक वाली तमाम सी केबल्स की देखरेख की जिम्मेदारी मेरी है। हम इस जगह को टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का वेट पार्ट, ड्राई पार्ट कहते हैं। ये टीलिया करियर का नॉर्थ अमेरिकन यूरोप नेटवर्क है। इस मैप में आप वो सी केबल्स देख सकते हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारी है। टैट 14 14वां ट्रांस अटलांटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है, लेकिन टैट 1 को 1957 में इंस्टॉल किया गया था। टैट 14 डेनमार्क से न्यू जर्सी को जोड़ने वाला एक रिंग सिस्टम है और फिर न्यू जर्सी से ये यूके से होता हुआ यूरोप लौटता है, यानी ये हाईवे है डेटा का हाईवे यानी ये ऐसी जगह है जहां ड्राई पार्ट की मुलाकात वेट पार्ट से होती है। ये अमेरिका से यूरोप आने और दूसरी दिशा में जाने वाले डेटा का गेटवे है। अमेरिका से यहां आने वाली इस केबल की लंबाई है 7,500 किलोमीटर। अब अगर कोई डेनमार्क से गूगल सर्च करता है तो उसकी रिक्वेस्ट यहाँ आती है। अमेरिका आने और लौटने वाली सिग्नल को सिर्फ 80 मिलीसेकंड्स लगते हैं। ये वाकई कमाल की चीज है, पर असली अहमियत तो फाइबर्स की है, बाकी किसी चीज की नहीं ये वो कंट्रोल रूम है जहां से केबल सिस्टम पर नजर रखी जाती है और केबल सिस्टम की निगरानी करते हैं अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम्स। हरे रंग का मतलब है सब ठीक चल रहा है। बदलते रंग अलग अलग नेटवर्क एलिमेंट्स पर काम कर रहे टेक्नीशियंस के संदेश हैं। ये लाइव ट्रैफिक है। जी हाँ, केबल्स के जरिए लाइव डेटा आता जाता है। यहाँ सबसे बुरी बात केबल्स का कट जाना है। यहाँ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। स्वीडन और बोर्नहोम के बीच गड़बड़ हो गई थी। एक एंकर की वजह से हमारे केबल को नुकसान पहुंचा। ये वो जगह है जहां केबल को नुकसान हुआ है। केबल ऐंठ गया है और ऐसा तब होता है जब कोई एंकर उसे समुद्र की तली में खींचे। केबल के अंदरूनी हिस्से के चारों तरफ मौजूद आर्मरिंग वायर्स की हालत कितनी खराब हो गई है। आर्मरिंग की भी अलग अलग लेयर होती है। उथले पानी में आर्मरिंग ज्यादा मजबूत होती है और गहरे पानी में कम आर्मरिंग की जरूरत पड़ती है। समुद्र के बीच में यानी 5 किलोमीटर की गहराई पर आर्मरिंग होती ही नहीं। सबसे जरूरी हिस्सा होता है डेटा को ले जाने वाले फाइबर्स। यहां से अमेरिका जाने वाले एक केबल में गड़बड़ी हो गई थी। डेटा जा नहीं रहा था, कनेक्टिविटी नहीं थी। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सारा इंटरकॉन्टिनेंटल डेटा ट्रैफिक सिर्फ 10 केबल्स के जरिए जाता है तो आप इनकी अहमियत समझ जाएंगे। ये जगह उनमें से एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर दिनों में तो हम आम काम ही करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी केबल में गड़बड़ी भी आ जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाधान तो निकालना ही पड़ता है। एक ट्रांसमिशन इंजीनियर के तौर पर आप ये नहीं सोच सकते कि बहुत से लोग आपके काम पर निर्भर कर रहे हैं। अगर आउटेजेस के दौरान आप टेंशन में आएंगे तो फोकस नहीं कर पाएंगे और तब गड़बड़ी को ठीक करने में ज्यादा समय लगेगा। तो अगर आप जल्दी टेंशन में आ जाने वाले इंसान हैं तो आपके लिए कोई और नौकरी ठीक रहेगी अगर कोई मुझसे पूछे कि इंटरनेट के बारे में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए आता है, वायरलेस होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये वायर्स के जरिए होता है, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते।
ये वो बीच मैन होल है जहां लैंड केबल्स की मुलाकात सी केबल से होती है। यहाँ कुछ ज्यादा देखने के लिए नहीं है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रिल पाइप टीलों से होता हुआ 500 मीटर दूर समुद्र तक पहुंचता है। फिर वहां से सी केबल वाली लेयर शुरू होती है। हमारे सी केबल्स को नुकसान कई कारणों से होता है, जैसे कि एंकर्स, फिशिंग गियर और गहरे सागर में होने वाली लैंड स्लाइड्स। लेकिन 90% से ज्यादा नुकसान उथले पानी में फिशिंग गियर और एंकर्स की वजह से होता है। और बाकी 10% नुकसान शार्क्स की वजह से होता है। हाँ, शार्क्स भी इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। फिलहाल हम जिस सी केबल पर खड़े हुए हैं वो न्यू जर्सी से इस बीच तक पहुंचा है। यहाँ यूएस केबल के लिए 2 लैंड मार्कर लगे हुए हैं, एक रियर मार्कर है और दूसरा है फ्रंट मार्कर। अगर आप समुद्र से देखें और ये सीध में नजर आएं, तो फिर आप समझिए कि आप केबल के ठीक ऊपर हैं। तो अगर एंकर डालना हो या फिर कोई फिशिंग बोट अपना फिशिंग गियर इस्तेमाल करना चाहे तो केबल से दूर जाने पर ही ऐसा करें। तो क्या ज्यादातर शिप्स इन मार्कर्स का ध्यान रखते हैं या फिर वो इन्हें अनदेखा कर देते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि वो इन्हें देखें और नियमों का पालन करें। मुझे लगता है कई चीजें, कई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो निशाना बन सकते हैं, इसीलिए ऐसी इमारतों पर कोई बोर्ड्स वगैरह नहीं होते। तो ये है वो केबल जो बाहर से आ रहा है। ये बीच मैन होल से इमारत में दाखिल हो रहा है। यहाँ पर ये फाइबर केबल है और ये है पावर केबल जो पूरे 7,500 किलोमीटर लंबी केबल है। मुझे नहीं लगता कि इंटेलिजेंस एजेंसीज यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए काफी फिल्टरिंग की जरूरत होगी, यह आसान नहीं होगा। टाइड 14 सिस्टम एक रिंग सिस्टम है, तो अगर एक केबल खराब हो भी जाए तो ट्रैफिक को दूसरी दिशा से भेजा जा सकता है। लेकिन साथ ही दुनिया में ऐसे कई केबल रूट्स हैं जो उन्हीं कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ते हैं। एक केबल डाउन हो भी जाए तो भी कई दूसरे रूट्स होते हैं। यह हमारा केबल शिप है। मरम्मत या इंस्पेक्शन की जरूरत होती है तो हम इसे ही कॉल करते हैं। आप अगर पूछें कि पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है, तो वो है कंटेंट प्रोवाइडर्स जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब अपनी सी केबल्स बना रहे हैं। नई केबल्स लगातार बनती रहती हैं, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। ये सब तो स्थायी रूप से रहने वाले हैं।